वेलकम टू प्राजस्व फाउंडेशन एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री के लिए। अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप कोई भी हिंदुस्तान में एग्ज़ाम दे रहे हों, सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको 15 से 20% ऑफ द क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में, जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जीके के होते हैं, वहाँ पे आपको इतने क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिलेंगे। यूपीएससी की ख़ास तौर पे अगर बात करें तो हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है, जिसने अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं और काफ़ी स्कोरिंग है। उसकी वजह यह है क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट जो है वो स्टैटिक है। अब हिस्ट्री जो बीत गई वो बीत गई, वो हमारा जो है वो प्रोसेस चेंज नहीं होता, सिलेबस चेंज नहीं होता। दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप देखें इकोनॉमी है या पॉलिटी है या इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, और हिस्ट्री के साथ आप आर्ट एंड कल्चर को भी अगर जोड़ लें तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से करंट इवेंट, ख़ास तौर पे यूपीएससी में ये थोड़े से करंट इवेंट या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ओरिएंटेशन में आ जाते हैं कि जो रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हो गया या पॉलिटी में हो गया, इकोनॉमी में हो गया, ये सारे करंट अफेयर्स या करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ बेस्ड टॉपिक्स हैं और ये डायनेमिक हैं अपने नेचर में। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में काफ़ी स्टैटिक है, लेकिन बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मिलते हैं और कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है। कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे उसे ड्राई ना रखा जाए। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर पहले हम यूपीएससी में हिस्ट्री के सिलेबस की अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री पांच हिस्सों में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल, देन मॉडर्न, देन इट्स योर पोस्ट इंडिपेंडेंस, and at last it's your world history. अगर इस सिलेबस को हम बाइफरकेट करें, इसको हम दो हिस्सों में बांटें, तो ये जो हिस्सा है ये लार्जली आपका प्री में आता है और ये हिस्सा जो है ये आपका मेंस में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट और है जो आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, बट हम उसे एक अलग सीरीज में लेंगे, अलग कोर्स में लेंगे, एंड दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर। दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर। वो एक सेपरेट पार्ट है, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से और दोनों में वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको प्री में मिलेगी। मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपको मेंस में मिलेगा। और यहाँ से कुछ पार्ट इनसे रिलेट करके, तो अगर मिडिवल और एंशिएंट से क्वेश्चन आता भी है मेंस एग्जाम में तो आप देखोगे कि वो ज़्यादातर इधर से ओरिएंटेड है, आर्ट एंड कल्चर से ओरिएंटेड है। अगर आप पिछले 5 साल का भी एवरेज लें प्रीलिम्स का, तो आपको 15 से 18 क्वेश्चंस आपको टोटल हिस्ट्री से मिलेंगे, जिसमें आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि एक मेजर पोर्शन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री से, और फिर 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो मिडिवल हिस्ट्री से रहते हैं। कई बार होता यह है कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का जो कंटेंट, जो क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट में कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मॉडर्न में, लेकिन मोर और लेस यही पैटर्न जो है वो फॉलो अप होता है यूपीएससी के अंदर। और अगर आपको 100 में से 15 से 18 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ जो है आउट ऑफ 200, अगर मैं पिछले 5 साल की कट ऑफ का भी एवरेज निकालूं तो 95 से ज़्यादा नहीं आता। हम 100 भी माने तो अगर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, आउट ऑफ दैट यू आर गेटिंग 15 to 18 क्वेश्चंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी यूजफुल। आप इसको नेग्लेक्ट ना करें, ये एक वैधानिक चेतावनी है, क्योंकि हिस्ट्री को नेग्लेक्ट करना जो है कभी कभी भारी पड़ सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम इस सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, हम इस सीरीज़ पे आ रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, ये जो 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं,
इनको हम किस से बेस्ट तरीके से आप टैकल करें। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेजॉरिटी मतलब करीब 70% क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे, कई बार सारे ही ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हम ये सीरीज़ इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमसे जब एस्पिरेंट पूछता है सर क्या करें, कौन सी किताब पढ़ें, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि विच बुक टू रीड। एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स विच बुक टू रीड, द प्रॉब्लम इज़ हम उन्हें कहते हैं भैया देखो ये एनसीईआरटी पढ़ लो 3, उसके बाद जो आपको रेफरेंस बुक अच्छी लग रही है, माय पर्सनल सजेशन इज़ आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसके आगे आपको जो भी लगता है कि ये पर्टिकुलर बुक जो है ये इंपॉर्टेंट है आप पढ़िए। आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है पढ़िए। आई वॉन्ट प्रिस्क्राइब अ बुक हियर बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी, दिस इज आवर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। बट व्हाट हैपन्स कि उसकी तैयारी करते समय लोगों को लगता है ये एनसीईआरटी जो है क्लास 6, 7, 8 की है या कभी की है, हम कैसे पढ़ें उसको, किस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा बल्कि है या है, और वो मिस कर जाते हैं कि हम तो चलो ठीक है एडवांस बुक है, रेफरेंस बुक है, उसको पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा जो है एक इंसाइट मिलेगा। लेकिन इशू ये है क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ से नहीं आ रहे हैं। आखिरी बार आपने जब हिस्ट्री पढ़ी थी क्लास 10th के सोशल साइंस के लिए पढ़ी थी, और वो भी आपने पढ़ी नहीं थी, आई मे साउंड हार्श, बट आपने रटा था ताकि आपको उतने मार्क्स मिल जाएं जितना आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम या क्लास 9th के एग्जाम में आप पास हो जाएं। लेकिन हिस्ट्री को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ने के लिए कि ये आपका सिलेक्शन तय करेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम ने, ये किसी ने नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली क्लास 10th में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें एहसास होता है कि हमें यूपीएससी में जाना है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास 6, 7 में तो डेफिनेटली नहीं था। नाउ जब ये वाला पार्ट आता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड रिपीटेडली वेर एवर आई हैव मेट एंड इंटरैक्टेड विद स्टूडेंट्स, आई से देखिए अभी तक आपने जो भी एजुकेशन ली है, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो ना, दैट वाज ऑल मेमोरी बेस्ड। आपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले या अगर आप ग्रेजुएशन में तो 20 दिन 25 दिन पहले एग्ज़ाम के अपने नोट्स कलेक्ट किए, सीनियर से लिया, फोटोकॉपी की शॉप से लिया, वहाँ से अपने नोट्स लिए, उनको पढ़ा, उनको रटा और आपने एग्ज़ाम दिया जो बड़ा अच्छा गया, आपने अच्छा स्कोर भी किया। और वही बच्चे जब यूपीएससी में आते हैं तो वो मैंने कई बार टॉपर्स को इसमें जो है परेशान होते देखा कि सर बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को उसी तरीके से लेना शुरू कर देते हैं जैसा कि आपने अब तक कॉलेज के एग्ज़ाम्स दिए हैं। बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। यूपीएससी को आपकी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी समझ में। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसे उसी तरीके से पढ़ना होगा जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में हिस्ट्री की समझ को पूछा जा रहा है तो हम हिस्ट्री को समझ के पढ़ेंगे। अगर एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाते तो फैक्ट्स में आपसे कहता कि भैया ये इतनी मेहनत ना मैं करता हूँ, आपके लिए भी आसान कर देते हैं कि हम जो है एक फैक्ट शीट दे देते हैं, आप रट लीजिए, आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। जबकि ऐसा होगा नहीं। क्यों? आप एक बार उन चीज़ों को करके, चलो मैंने एक बार एक लिबर्टी देते हुए, एक लोअर एज देते हुए कहते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वहाँ आपका विजन पूछा जा रहा है, वहाँ आपका ओपिनियन लिया जा रहा है, स्पेशली इन टॉपिक्स पे, तो वहाँ पे आप रट के तो काम नहीं चलेगा। तो आपको समझ डेवलप करनी होगी, आपको उसको कनेक्ट करते आना होगा, आपको उसको हाउ दैट हिस्ट्री इज़ रेलेवेंट इन प्रेजेंट और हाउ एनी इवेंट दैट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट is has its root somewhere back in the history, whether it is ancient history, whether it is medieval history, whether it is modern history or somewhere else in the world history. This is what we have to understand. जो लोग हिस्ट्री को पढ़ने से पहले सर नहीं आता, ये बहुत सारी ऐसी बातें प्रॉब्लम्स सुनाते हैं कि सर नहीं हो पाता, मैं उनसे कहता हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ लो, सर बहुत टाइम लगेगा। तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पेशेंस। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बार तो अपने आप को इतना टाइम देना पड़ेगा। हमेशा कहता हूँ कि जब हम पौधे में पानी दे रहे हैं ना,
तो उस पौधे में पानी देने के बाद उस पानी का जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इम्पैक्ट जो है ना वो फ़ौरन नहीं दिखता है, उनका इम्पैक्ट दिखता है कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि हमें उस पानी को अब्जॉर्ब करने का टाइम देना पड़ेगा, हमें पौधे को समय देना पड़ेगा कि वो उस पानी को अब्जॉर्ब करे, उस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करे, और फिर हमको जो है पत्तों में हरियाली नज़र आती है, फूल नज़र आते हैं, फल नज़र आते हैं। ऐसे ही ये एग्ज़ाम है, आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको उसको स्लोली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सो दैट वो आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाए। आप कई ऐसे IAS IPS को आपने देखा होगा दैट दे हैव अ वेरी वाइब्रेंट, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, और हम यही कहते हैं कि बड़ा डायनामिक बंदा है। वो इसलिए कहते हैं, और वो डायनामिज़म आता कहाँ से है? वो डायनामिज़म आता यहाँ से है, वो पर्सनालिटी आती कहाँ से है? जब उन्होंने जो नॉलेज लिया है, उन्होंने जो नॉलेज अटेन किया है, वो उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी जो है बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, उनकी पर्सनालिटी डायनामिक हो जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट द ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इज़, कि वो जो भी पढ़े, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका आपकी पर्सनालिटी में जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगेगी, क्योंकि आप उसे समय दोगे अपने अंदर अब्जॉर्ब करने का। खाना खाया है तो उसको हज़म करने का भी तो समय दोगे, तभी तो वो उसकी न्यूट्रिएंट्स आपको दिखेंगे। ऐसे ही ये एग्ज़ाम है, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, एक कहानी सुनिए जो आपके अंदर बस जाए। और वही हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जब हम इसको पढ़ें, हम अपना सिलेबस पढ़ें, तो हम उसको स्लोली चलेंगे। हो सकता है आपको और कहीं जगह सर वो तो बड़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया, कर लीजिए, आप उससे प्रीलिम्स निकाल लेंगे, लेकिन आप उससे मेंस का आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब सर मेंस का आंसर तो यहाँ आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। मेंस का तो इधर से आ रहा है, इन 3 पार्ट से। इसको क्यों आराम से पढ़ेंगे? क्योंकि ये 2 पार्ट जो है ना, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये डिराइव यहीं से हो रहे हैं, इसी की कॉन्टिन्यूटी में है। और आप देखोगे कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर का आंसर अगर वो हिस्टोरिकल एंशिएंट और मिडिवल का है, और वहाँ से अगर आप उसमें जस्ट नॉट आर्ट एंड कल्चर बट दूसरी चीज़ों का भी, एंशिएंट हिस्ट्री का भी थोड़ा सा अगर आप उसमें फ्लेवर दे दोगे, तो यू कैन फेच बेटर मार्क्स। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, and today from today's session we are going to start it from ancient history. हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, और हम स्लोली आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों के अंदर एक चीज़ की गारंटी मुझे चाहिए, जो भी लोग इस सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, कि प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। ये मत करिएगा कि आपने 2-3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ देखे कि सर हो गया, नहीं, क्योंकि वो उस वेब सीरीज़ की तरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने एक भी एपिसोड मिस किया तो यू आर गॉन, आपको आगे की कहानी जो है वो समझ में नहीं आएगी। नाउ इफ वी टॉक, लेट अस स्टार्ट विद दिस, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लार्जर सेक्शंस। अभी 4th सेक्शन की हम बात नहीं कर रहे। It is divided into 3 larger sections: ancient history, medieval history, and modern history. Okay, ancient, medieval, and modern history. अब कोई कैलेंडर नहीं है। देखो सर टाइम पीरियड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सर टाइम पीरियड दे दीजिए। कोई कैलेंडर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ओके जैसे 31 दिसंबर 2021 को 2021 ख़त्म हुआ, 2022 अगले दिन शुरू हो गया। तो ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है जो ये कहे कि आज मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हुई, कल से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू है, या आज अगर एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हुई तो नेक्स्ट डे विल बी द डे ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री विल स्टार्ट। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर आप हिस्ट्री वर्ड को ही बाइफरकेट करें ना, एक छोटा सा, जैसे हम कहते हैं ना संधि विच्छेद करना, आप इसको ऐसे देखिए। हिस्ट्री का मतलब होता है हाई स्टोरी। हाई मीन्स एवरी पासिंग डे इज अ हिस्ट्री, एवरी पासिंग डे इज अ हिस्ट्री।
किसी दौर में आज से 50 साल बाद जब आज के दिन को लिखा जाएगा तो वो भी इस इतिहास में कहीं लिखा जाएगा, लेकिन कब? जब उस दिन की कोई उसका सिग्निफिकेंस होगा, या उस दिन कोई एक ऐसा इवेंट हुआ होगा जो कि मायने रखता है, या जिसमें अगर मैं इतिहास के हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कहूँ तो उसमें जब ये दिखता है कि हाँ इस इवेंट में वो ताकत थी कि वो आने वाले समय में कोई इम्पैक्ट डालता, या वो समय को बदलने का या समय को जो है प्रभाव डाल रहा था, ये वो चीज़ है। जैसे आप अपने जीवन में लीजिए, अज्यूमिंग यू आर लाइक 20-25 ईयर 20 to 25 की एज ग्रुप में हैं अगर आप लोग, या जो भी है, आपको अपनी ज़िंदगी का 20 साल जिया, तो क्या 20 साल का एक एक दिन आपको डे बाय डे वर्ड बाय वर्ड याद है? नहीं। आपको क्या याद है? आपको बर्थडे याद है, वो भी दूसरों ने याद करवा दिया। आपको स्कूल जाना, लिखना, बोलना, जीवन में, और स्कूल में जब आप फर्स्ट आए होंगे, जब आपने कुछ दोस्त बनाए होंगे, दोस्त का बर्थडे, तो इन सब में क्या याद रहता है? हर दिन याद नहीं रहता, हमें सिर्फ वो इवेंट्स अपने जीवन के याद रहते हैं जो, या वो हम उन्हीं इवेंट्स को या उन्हीं दिनों को याद रखते हैं जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री में भी यही है। आप ये नहीं कह सकते कि सर 5000 साल का इतिहास पढ़ना है तो इस 5000 साल के इतिहास में क्या हम सब कुछ पढ़ लें? नहीं, हम सिर्फ उन इवेंट्स को पढ़ेंगे, हम सिर्फ उन कहानियों को देखेंगे जिनमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो समय को बदलते, या जिनमें वो कैपेबिलिटी थी कि आने वाले समय में वो अपना इफ़ेक्ट, वो अपना प्रभाव डालते। हाई स्टोरी इसीलिए कहा ना, एक ऐसी कहानी जिसका हाई इन द सेंस कि उसका कोई सिग्निफिकेंस है, हाई इन द सेंस कि वो प्रभाव डालती है, वो इफ़ेक्ट डालती है। एक अगर रफ क्लासिफिकेशन करें अबाउट हिस्ट्री, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आप 3000 BC से लेके 600 CE एक्चुअली अब चलता है, क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा, एक रफ टाइम पीरियड है। ये कोई एग्जैक्ट कैलेंडर टू कैलेंडर, डेट बाय डेट नहीं है। इसको कई लोग 2500 भी ले लेते हैं, कई लोग इसको 3300 भी ले जाते हैं, दैट्स देयर चॉइस, बट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। मिडिवल हिस्ट्री जो है ये रफली शुरू होती है इसी के बाद से 600 CE से लेके आप 1800 तक लगा सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट। मॉडर्न हिस्ट्री के भी अलग, अब देखो कई, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि ओवरलैपिंग हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मिडिवल हिस्ट्री में कहीं हो गई थी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 18 और 1700, और इसको आप 1700 भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, 1700 से लेके 1947 तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट शुरू करूंगा, मैं 1492 से शुरू करूंगा, तो वो ओवरलैपिंग चलता रहता है, बट एक रफ आपको आइडिया है। ये जो टाइम पीरियड है इसको आप डिवाइड कर सकते हो किसमें? इसको आप डिवाइड कर सकते हो IVC में। इंडस वाले सिविलाइजेशन अब हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हम चलो, बिकॉज हम जब स्कूल में थे तो वो IVC ही चलता था, तो वो बैठा हुआ IVC ही है, इंडस वाले सिविलाइजेशन है। उसके बाद आप इसको, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वैदिक सिविलाइजेशन, हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का क्या इम्पैक्ट रहा, कैसे दो रिलीजन जो है वो हिंदुस्तान में डेवलप हुए, हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुए और वहाँ से फ्लरिश हुए। उसके बाद आप एज ऑफ किंगडम्स को रिविजिट कर सकते हैं। एज ऑफ किंगडम्स मीन्स जब मगध और द एज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास, फिर 16 महाजनपदा कैसे मगध में मर्ज होती हैं, और 16 में से सिर्फ एक महाजनपद जो है वो पहला साम्राज्य बनता है मगध का। द फर्स्ट एम्पायर वाज, कैन से, द मगध एम्पायर, एंड देन द क्वेस्ट फॉर मगध फ्रॉम मौर्यास टू गुप्तास एंड सो ऑन। फिर हम देखेंगे कि कैसे गुप्तास जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, गुप्तास का डाउनफॉल आया, और गुप्तास के डाउनफॉल के बाद नॉर्दर्न इंडिया जो है वो स्कैटर्ड हो गया। लास्ट मेजर रूलर जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो होंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धना के बाद इस बीच यहाँ पे ग्रीक्स भी आएंगे, पार्थियंस भी आएंगे,
सिथियंस भी आएंगे, तो वो भी हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। दिस हैज़ 2 पार्ट। मिडिवल हिस्ट्री को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा 600 से लेके 1200 AD तक, और उस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से द स्ट्रगल फॉर नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रकूटा थे, जो राजपूत रूलर्स थे, जो पालाज, द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटाज, द स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो पहले कैसे गुप्तास के डिसइंटीग्रेशन के बाद नॉर्दर्न इंडिया में, गुप्तास के डाउनफॉल के बाद मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से एक क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस आया, एक क्वेस्ट फॉर स्ट्रगल आया, और कैसे उसने इंडिया को वीक किया। द पालाज, द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटास, देयर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज एक्चुअली वीकेंड द इंडियन बॉर्डर्स, और किस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम एडवेंट शुरू होता है। और बाय 1200 AD 1192 बैटल ऑफ तराई, वहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे एक और सेकेंड फेज आता है बैटल ऑफ तराई के बाद से, दैट इज़ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। वहाँ से दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम धीरे से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एंड देन उसमें भी 2 पार्ट है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश राज, और फिर फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो रफली ये हमारा एक आउटलाइन होगा इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का। इसका चौथा एक्सटेंशन जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, कि आज़ादी के बाद जो भारत एक देश के रूप में आया, क्योंकि 1947 से पहले कंट्री का कंसेप्ट नहीं था, नेशनलिज्म तो था लेकिन कंट्री नहीं थी। कंट्री 1947 में बनी, और उसके बाद हम कैसे पिछले 75 सालों में हमने कैसे ग्रो किया, उसमें हम इकोनॉमी की भी बात करेंगे, सोसाइटी की भी बात करेंगे, हम एक्सक्यूज मी, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में देखेंगे। और फिर पार्ट बचेगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का। सो दिस इज़ अ रफ क्लासिफिकेशन ऑफ UPSC सिलेबस